महाविध्वंस की ये पूरी तस्वीर हमने लगातार आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाई कि कैसे ये बहुमंजिला इमारत चंद सेकंड्स में धराशायी हो गई। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी ये बिल्डिंग आज कैसे मलबे में तब्दील हो गई, ये तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तमाम सवाल जो है वो लोगों के मन में है कि अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो लोग यहाँ पर रह रहे थे आसपास सोसाइटी में वो कब तक वापस आएंगे। साथ ही साथ तमाम सवाल हैं जो जिनके फ्लैट्स जिन लोगों ने इस पूरी बिल्डिंग में खरीद रखे थे उनका क्या होगा। ये तमाम सवाल भी लोगों के मन में है और इनके जवाब भी हम यहाँ पर देंगे। आपको बता दें कि ट्विन टावर का पूरी तरीके से अंत हो चुका है। ये आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से विस्फोट हुआ और चंद सेकेंड में ये पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। एक बड़ा इंसाफ आज हुआ है। 12 साल की लड़ाई जो सोसाइटी के लोग लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये ट्विन टावर ढहा दिया गया, मलबे में तब्दील हो गया। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिलीप जी लगातार बने हुए हैं, साथ ही साथ हमारा संवाददाता जयवीर मावी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही साथ जो तमाम सवाल कोर्ट से जुड़े या अब इसके बाद किस तरीके से जांच होगी या किस तरीके से इसमें आगे कार्रवाई होगी या लोगों को मुआवजा मिलेगा या नहीं, या जिनका पैसा यहां पर था, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र जी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। लगातार दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपने भी ये तस्वीरें देखी कि किस तरीके से कुछ ही सेकंड में ये पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। सबसे पहले तो ये जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी जो बिल्डिंग थी पूरी तरीके से धराशायी हो गई है, क्या कुछ कहना है सबसे पहले तो इसको लेकर, क्योंकि जो बिल्डर्स या जो लोग भी इसमें शामिल थे उनको लेकर क्या कुछ कहना है? धर्मेंद्र जी। आपको और दर्शकों को याद होगा मुंबई में आदर्श सोसाइटी में भी इसी तरीके से अवैधानिक निर्माण था, जिस पर माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उस बिल्डिंग को और उस प्रमाइसेस को ध्वस्त करके उसको जिस तरीके से लीगल राइट थे वो हस्तांतरित किए गए। यह बहुत जरूरी है हर व्यक्ति को जानना कि प्राकृतिक न्याय करने के लिए ही न्यायालय स्थापित की गई हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो जजमेंट डॉक्यूमेंट्स पे बेस करता हुआ है कि एक्चुअल लैंड का यूज़ क्या था, एक्चुअल बिल्डिंग के लिए जो मैप अप्रूवल था वो लीगल था या नहीं था, जो बिल्डिंग में अलॉटमेंट हुए वो प्रॉपर वे में हुए या नहीं हुए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लीगल क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को अगर ध्यान से अवलोकित किया जाए या देखा जाए तो निश्चित रूप से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के बाद यह सभी को जानना चाहिए कि कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कोई हुआ है तो वो बहुत दिन तक इस्टेब्लिश नहीं रह सकता है और इस पर अगर कोर्ट का अपना इंटरफियरेंस होता है तो निश्चित रूप से प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस होता है। बिल्कुल। लगातार हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता जयवीर भी लगातार बने हुए हैं। जयवीर, जिस तरीके से आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट की पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, अभी किस तरीके का माहौल है, सब कुछ सामान्य हो गया है? जयवीर, लगता है जयवीर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दिलीप जी लगातार हमारे साथ बने हुए। दिलीप जी, देखिए, एक बिल्डिंग के ध्वस्त हो जाने से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का अंत तो नहीं होता है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि ऐसी तमाम ऐसी इमारतें हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हैं और आज वो वहां पर लोग रह भी रहे हैं, या इस तरीके की जो बिल्डिंग्स हैं हम लगातार देख रहे हैं। ऐसे में इस पर कहीं ना कहीं राजनीति भी होने लगी है। तमाम हमने सवाल भी देखे कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाना शुरू कर दे रही है इस पूरे प्रक्रिया को लेकर। ऐसे में इन भ्रष्टाचारियों पर लगाम कैसे लगेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ ये सुन रहे हैं कि ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ट्विन टावर आज ध्वस्त भी हो गया है, लेकिन ये जो नींव जहां से पड़ी उनका क्या, उन पर कार्रवाई कब होगी? जी बिल्कुल, आपने सही प्रश्न उठाया और ये एक बहुत गंभीर विषय भ्रष्टाचार बन गया है देश के भीतर और इसकी जड़ें बहुत गहरी भी हो चुकी हैं। इसमें तमाम लोगों का एक तरह से गठजोड़ जैसा बन गया है और उस गठजोड़ को तोड़ना पड़ेगा। और जैसा फिलहाल आज इस समय की जो बात करें, आगे क्या होगा ये अभी देखना होगा, लेकिन जैसे जसवीर जी ने बताया और दिखाया भी कि किस तरह से यहाँ पे सारी स्थिति सामान्य हो गई है
और आसमान भी साफ दिख रहा है, प्रदूषण उतना नहीं दिख रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। शाम को वहां के आसपास रहने वाले लोग लौट आएंगे। आपके संवाददाता ने उनका इंटरव्यू भी दिखाया। ये एक बहुत राहत की बात है, अच्छी बात है। इसको मैं देखता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी 2-3 दिन पहले ही अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जो ये गुबार उठेगा उससे आसपास के लोगों को तकलीफ ना हो, इसके लिए कैसे छिड़काव करना है, क्या उपाय करने हैं, ये सारी योजना बन चुकी थी। ये एक अच्छी बात है। अब इसके आगे की बात, जैसा आपने प्रश्न उठाया कि ये विषय कैसे रुकेगा, तो अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार इस दिशा में कदम तो पहले ही बढ़ा चुकी है कि 3000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति यहाँ पे जो जब्त की गई है और उनपे बुलडोजर चले हैं। तो ये एक जो दबंग लोग थे उनके लिए एक संदेश तो गया ही है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत कार्रवाई करने की जरूरत है। और तमाम अधिकारी जो हैं, जो इस तरह के हैं, इनकी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब इस तरह के लोगों की पहचान भी होगी और ये सब जनता को भी पता होता है कि कौन सा अधिकारी किस तरह काम करता है, किस तरह पब्लिक से मिलता है, किस तरह से उसके ऑफिस में ईमानदारी से काम होता है या नहीं होता है। बहुत सी बातें तो जनता को अनुभव भी होती हैं। तो अगर इस तरह की सरकार कोई पहल कर रही है कि वो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करे कि जो अनियमितता भी कर रहे हैं, जो ईमानदार है, उनका महिमा मंडन करना पड़ेगा, उनको अधिक जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। और एक बात, दूसरी बात, जो आगे एक दूरगामी जो कदम हम लोगों को उठाना है, ये तो तात्कालिक प्रयास होंगे जो अभी करने हैं। दूरगामी ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप जी, देखिए कहीं ना कहीं हम ये उम्मीद करते हैं कि जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगे और सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो इस ओर अग्रसर है, लेकिन हम चाहते हैं कि अन्य जो राज्य है वहां पर भी इसी तरीके कार्रवाई देखने को मिले, या फिर ये भ्रष्टाचारी अपना चर्चा में शामिल होने। हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट से हमारे साथ, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार हर एक रिपोर्ट पहुंचा रहे थे। दवीर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपने हर एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। धर्मेंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र जी से हम तमाम इन सवालों के जवाब भी लेंगे कि आखिर ये जो नींव पड़ती चली जा रही है, ये जो लगातार इस तरीके की बिल्डिंग बन जाती है, फिर इनका ध्वस्तीकरण होता है, करोड़ों का नुकसान होता है। जैसे कि जानकारी है कि ये जो ध्वस्तीकरण हुआ है, इसका जो मलबा है उससे इसका खर्च निकाला जाएगा, लेकिन आखिर इसका क्या और कोई समाधान भी हो सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब हम यहाँ पर धर्मेंद्र जी से लेंगे। धर्मेंद्र जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि ये कहीं ना कहीं अब परंपरा चलती चली आ रही है कि अब बुलडोजर चला दो या फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दो। एक इतनी ऊंची बिल्डिंग एक चंद सेकंड में पूरी तरीके से धराशायी हो जाती है। ऐसे में क्या इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता कि हम इसे किसी सरकार इसे अपने अंडर ले, या सरकार इसमें कुछ और लोगों के लिए कुछ कर सकती है, या इससे जनता का कुछ भला हो सकता है? देखिए, ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि जी। किसी भी एरिया में कोई भी डेवलपमेंट होता है तो उस डेवलपमेंट के लिए एक मास्टर प्लान होता है। वो मास्टर प्लान गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होता है और उसी के अकॉर्डिंग हर डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने एरियाज में जो उनका जोग्राफिकल एरिया है उस एरिया में मैप का अप्रूवल करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, लोगों के रहने के लिए, या पार्क के रूप में, या आने जाने के रास्ते के रूप में, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग आगे एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ पर लीगल क्वेश्चन ये है कि जो मास्टर प्लान है, अगर बिल्डिंग उस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग बनाई गई है तो उस बिल्डिंग को एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर मास्टर प्लान के अनुरूप नहीं है तो फिर उस बिल्डिंग को नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक इस बिल्डिंग का, जिस पर आज हम लोग विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, इस बिल्डिंग का प्रश्न है, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन्हीं बिंदुओं का अवलोकन किया कि क्या ये भवन जो इस भूमि पर बनाया गया है उस भूमि पर इस भवन को बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था, जो भवन बना है वो भवन मानक के अनुरूप उचित है या नहीं उचित है, इसमें जो लैंड का एग्जैक्ट टाइटल है या चेन ऑफ द डीड है वो चेन ऑफ द डीड क्लियर है या नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बृहद रूप से अवलोकित किया और जब डिटेल डिस्कशन आर्गूमेंट के बाद जजमेंट आया तो उस जजमेंट का क्रियान्वयन हुआ। तो निश्चित रूप से ये बिल्डिंग इलीगल कंस्ट्रक्टेड थी जी। ये जो डॉक्यूमेंट्स थे उससे प्रूफ हुआ,
साथ ही साथ यहाँ पर जो बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन किया वो कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स नहीं था, यह भी एस्टेब्लिश हुआ। और जिस पे आगे बहुत सारे प्रश्न आपके आएंगे उनका मैं उत्तर दूंगा, जिससे बहुत सारे लोगों को इस बात का नुकसान भी हुआ। लेकिन कभी भी जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से, जो नियमों के दृष्टिकोण से भवनों का निर्माण होता है, उन निर्माण में निश्चित रूप से कोई भी आवासीय एरिया डेवलप करने के साथ में वहाँ पर जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ओपन एरिया भी छोड़ना पड़ता है। वहाँ पर जो एसेंशियल एमिनिटीज़ के लिए वे हैं उनको भी क्लियर करना पड़ता है। जो वहाँ पर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सहूलियतें देनी है वो भी सहूलियतें दी जाती हैं। निश्चित रूप से इस बिल्डिंग में इस तरह की अनियमितता को अंजाम दिया गया, जिसकी परिणति ये हुई कि बिल्डिंग चंद सेकंड में धराशायी ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर के लाइट में हो गई। बिल्कुल। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं। अगर कानून से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और धर्मेंद्र जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। धर्मेंद्र जी, अगला सवाल मेरा आपसे इसी से जुड़ा है। अगर हम इस टावर की बात करें तो जिस तरीके से ये धराशायी हुआ, अब उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इसमें फ्लैट्स खरीद रखे थे। अब बात हो रही है मुआवजे की, या जिनका इसमें पैसा, जिन्होंने पैसे देकर इस फ्लैट को खरीदा है, अब उनको पैसा कैसे मिलेगा? क्योंकि कई परेशानियां आ रही हैं। सुनने में आ रहा है कि जो लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं उनको शायद मुआवजा मिल जाए, या जो नई कोर्ट कचहरी कर पा रहे हैं उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो इसका क्या प्रावधान है, कैसे लोग अपना पैसा ले सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से इस बहुखंडीय बिल्डिंग में जो फ्लैट लेने वाले लोग हैं या जो वहाँ पर व्यावसायिक गतिविधि के लिए कोई एरिया लेने वाले लोग हैं, उनका एक बिग अमाउंट इन्वेस्ट हुआ होगा। बिल्कुल। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब इस इशू पर डिस्कशन हुआ तो वहाँ पर जिन बिंदुओं को अवलोकित किया गया उनमें से एक बिंदु ये भी था कि जिनका नुकसान होगा उन नुकसान की भरपाई कैसे होगी, या वो लोग इनोसेंट हैं, उन्होंने तो एक बिल्डिंग को पसंद किया, उस बिल्डिंग के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो कंस्ट्रक्शन थे उसको देखा और वहाँ पर पेमेंट कर दिया। तो इसी के लिए स्पेसिफिक एक्ट रेरा का भी है जिसमें प्रोविजंस हैं, ट्रिब्यूनल से डिसीजंस आते हैं। इसके लिए अलग अलग फोरम हैं जहां पर कंप्लेंट की जा सकती है और कंप्लेंट करके अपने जो भी वहाँ इन्वेस्टर्स उनको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन इससे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस इशू को बहुत क्लियरली मेंशन किया और इस पर जो लोग वहाँ इन्वेस्टर्स थे उन्होंने ऑप्शंस को चुन भी लिया। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को उनका पैसा रिटर्न हुआ या उन्होंने दूसरा उसके ऑप्शन में फ्लैट लेने की एक्सेप्टेंस दी। उस जगह को उन्होंने वैकेट करने का, यानी वहाँ से अपने राइट को छोड़ने के लिए जो कंपनसेशन था उसको भी लिया। तो काफ़ी लोगों ने उस बिल्डिंग में जो इन्वेस्टमेंट था उसको उन्होंने रिकवरी कर लिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनका उस बिल्डिंग से अभी रिकवरी नहीं हुई। तो इसके लिए एक सेट फॉर्मेट, सेट प्लान होगा जिसके अकॉर्डिंग प्राइमा फेसाई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर की होती है। जिस बिल्डर ने इसको कंस्ट्रक्शन कराया उस बिल्डर ने ही उन इन्वेस्टर्स का पैसा भी अपनी कंपनी में बिल्डिंग को सेल करने के नाम पे लिया। तो यहाँ पर सेल और परचेज की जो कंडीशन है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो नहीं किया गया। जो टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आपको इस बिल्डिंग में इस स्तर का एक फ्लैट दिया जाएगा जिसका ये इन्वेस्टमेंट है और आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी यदि परचेजर को बेनिफिट नहीं मिला है तो यह एक निश्चित रूप से इलीगल एक्ट है जिसमें परचेजर को अलग अलग फोरम में अपनी रिकवरी करने के बेसिक राइट्स हैं। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, गिरीश है कानपुर से। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मैं ये बताना चाह रहा हूँ जी कि ये जो ट्विन टावर गिराए गए, मुझे तो इससे कोई लेना देना नहीं है जी, लेकिन इतनी बड़ी राष्ट्रीय क्षति जो हुई है, मटेरियल की, टेक्निकल की, समय की, जमीन की, और जन जन को ये नुकसान जो पहुंच रहा है, जो जनता सारी तरफ से, सारा प्रशासन लगा है, इसके लिए पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। अब सरकार हमको ये बताए और सुप्रीम कोर्ट बताए कि वो सरकार के किन किन लोगों पर क्या क्या कार्रवाई करेंगे, जनता को कष्ट पहुंचाने के लिए, राष्ट्र को क्षति पहुंचाने के लिए किस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने जो किया है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, मैं तो खरीदता भी नहीं कभी ये सब। लेकिन सरकार अब ये बताए, तो सुप्रीम कोर्ट ये बताए कि ये जो सारा कुछ राष्ट्र की क्षति हुई है, राष्ट्रीय क्षति हुई गिरा देने से, सरिया, सीमेंट, कंक्रीट, ये मुफ्त में नहीं आते, ये नेचुरल चीजें हिंदुस्तान की बर्बाद हुई हैं। हिंदुस्तान के जन जन को ये कष्ट पहुंचा है, धूल से लोग परेशान हैं, सारा प्रशासन इतने दिनों से लगा हुआ है इसमें, इतने दिनों मुकदमा चला, अदालतें परेशान हुई, और इस सबको पैदा करने वाले कारक कौन है? यही नेता, यही सरकारें, यही, इन पर क्या कार्रवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए, निश्चित करना चाहिए, तब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वरना वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, वो
की सरकार के एजेंट हैं, जन जन को नुकसान पहुंचाते हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज़ पर अपनी बात रखने के लिए। और धर्मेंद्र जी, देख रहे हैं ये गुस्सा है जो लोगों के अंदर, और कहीं ना कहीं ये सवाल मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के मन में होगा जिनको ट्विन टावर से कोई लेना देना नहीं है, उसके विध्वंस से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको लेना देना इस बात से जरूर है कि ये जो जड़ें खोखली हैं इन्हें कैसे ठीक किया जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी से रिलेटेड मेरा आपसे ये सवाल है कि एक रेरा, सबसे पहले तो मैं समझना चाहूंगी कि ये रेरा क्या है जिसमें बिल्डर्स की शिकायत हो सकती है, इस तरीके की जो अवैध बिल्डिंग्स है यहाँ पर जाकर लोग कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए कि लीगल फोरम और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी फ्लैट लेने वाले या किसी भी आवासीय क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट को डेवलप करने वाली दो तरीके की अथॉरिटीज़ होती हैं। एक अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट की, दूसरी अथॉरिटी होती है प्राइवेट, जो बिल्डर के रूप में डेवलप हुए। अभी आप देखिए कि पूरे एनसीआर में जिन बिल्डिंग्स को बनाया गया, उन बिल्डिंग्स में बहुत जगहों पर लोगों को पोजीशन नहीं मिल पाया। बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिन प्रॉब्लम्स में बिल्डर ने जो कमिटमेंट किए थे वो कमिटमेंट को फुलफिल नहीं किया। तो ये एक ऐसी अनियमितता थी जिस पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और कोर्ट को ये लगता था कि यहाँ पर इन लोगों के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट लॉ है, वो स्ट्रिक्ट लॉ ही रेरा के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। और इसमें बहुत ही माइन्यूट इश्यूज को भी डिस्कस और डिसाइड किया जाता है। मैं बेसिक तौर पर ही बताना चाहता हूं दर्शकों को कि यदि किसी भी आवासीय डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट अथॉरिटी हो चाहे वो प्राइवेट अथॉरिटी हो बिल्डर के रूप में, अगर बिल्डर और प्रमोटर ने कोई भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया है और उसमें किसी भी परचेजर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आपको हम ये जो हमारी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको ये बेनिफिट, ये एरिया देंगे, तो इससे पहले उसको अपने मैप को अप्रूव कराने के साथ ही रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना भी कंपलसरी होता है। यदि रेरा में कंपलसरी नहीं होगा तो उनके मैप का लीगल अप्रूवल भी नहीं होगा जो कंस्ट्रक्शन के लिए उन्हें चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जो अप्रूवल होगा उस अप्रूवल के अकॉर्डिंग उन्हें एक्ट के सारे नॉर्म्स को फुलफिल करना होगा। उसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं कर सकते हैं। जो कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को प्रॉपर टाइम से फुलफिल करेंगे। जो रेट है, रेट को वो बिल्डिंग मटेरियल के रेट के इंक्रीज करने के नाम पर बढ़ा घटा नहीं सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी उनके अपने जो रूल्स हैं उन रूल्स को उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ किसी से कोई भी अमाउंट लिया गया है तो उस अमाउंट को या सर्टेन पीरियड में उनको प्रमाइसेस हैंड ओवर नहीं किया गया प्रमोटर द्वारा, तो उसमें जो परचेजर है उनको भी इंटरेस्ट मिलने का प्रोविजंस हैं। और पहले जिस तरीके से जो बिल्डर्स थे वो सेलर से पेमेंट टाइमली ना हो पाने के कारण उनसे मैक्सिमम इंटरेस्ट लेते थे, उस पर भी कहीं ना कहीं एक बैरियर लगाया गया। तो ऐसी पोजीशन में जो लीगल प्रॉब्लम्स थी परचेजर की और जो बिल्डर के द्वारा अनियमितताएं होती थी जिनको अनदेखा कर दिया जाता था, क्योंकि इनोसेंट परचेजर वहाँ पर फ्लैट लेके ज़िंदगी भर रहने का अपना एक उपक्रम करता था, तो निश्चित रूप से उसे लगता था कि कोई भी ऐसा विवाद बिल्डर के साथ ना हो जिससे हमें आगे कोई प्रॉब्लम हो। अब उन सारी बिंदुओं पर पटाक्षेप लग गया है। रेरा के आने के बाद जब भी बिल्डर कोई प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं तो प्रथम दृष्टया उनको अपने प्रोजेक्ट का अप्रूवल कराना पड़ता है। उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो उनके परचेजर आते हैं उनको टाइमली प्रॉपर रेट में जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना होता है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बिल्डर के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और बहुत सारी पेनल्टीज़ लगाई जा रही हैं। साथ ही साथ इसमें कोर्ट का भी बहुत स्ट्रिक्ट रोल, जो कोर्ट के ओपिनियन है बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस तरह के डायरेक्शंस भी दे रहे हैं, जिससे अब नॉर्म्स में वर्किंग होने लगी है। धर्मेंद्र जी, हमारे साथ दो दर्शक जुड़ चुके हैं। भानु जी हैं बुलंदशहर से। भानु जी, अपनी बात को रख सकते हैं, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी 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 मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं मैडम ये कहना चाह रहा हूँ, जो सरकार ने ये बहुमंजिला इमारत गिराई है जी, उस मंजिला इमारत गिरने से सरकार की तो क्षति हुई है, बिल्डर की भी हुई है, प्लस पब्लिक का भी पैसा खर्च हुआ है। इससे गिराने से क्या फायदा मिला है सरकार को? इससे तो किसी गरीब लोगों को या अपने अंदर टेक करके गरीबों को बांट देती। धर्मेंद्र जी देखिए, भानु जी, धर्मेंद्र जी इसका जवाब दे चुके हैं कि जो अवैध होता है वो उसको गिराना ही पड़ता है, उसका कोई और प्राविधान फिलहाल नहीं है हमारे पास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ से संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप।
जी, मैं बेरला से संजीव अग्रवाल बोल रहा हूँ जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा मैम जी कि इस जो बिल्डिंग बना, टावर बना, जी जितना भी उनको अनुमति था, वो बनते बनते और भी लोग भी वहाँ के महानगर पालिका है, महानगर निगम है, उन्होंने भी देखा होगा कि कैसा बन रहा है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक तरफा बिल्डर बस का गलती नहीं है, इसमें दोनों पक्ष की गलती है। बिल्कुल, बिल्डर की गलती है और वहाँ की जो गवर्नमेंट कर्मचारी, गवर्नमेंट अधिकारी, गवर्नमेंट अफसर सबकी गलती है, क्योंकि बिल्डर बेचारा अकेला एक तरफा इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा नहीं कर सकता जब तक कि उसमें दोनों की सहमति ना हो। और मैं तो ये कहता हूँ जी मैडम जी कि इस बिल्डिंग के साथ साथ वो जो भ्रष्ट अधिकारी एवं कर्मचारी एवं अफसर है ना, उनको भी उड़ा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज़ पर अपनी बात को रखने के लिए। और लगातार लोगों का जो गुस्सा है वो भी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनको ट्विन टावर से मतलब नहीं है, लेकिन जो इस पर क्षति हुई है उस पर क्या, जिन लोगों का इस पर हाथ था उन पर आखिर कार्रवाई कब होगी, सवाल यही है। रुकिन छोड़ से ब्रेक के लिए जोल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और लगातार महाविध्वंस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक बहुमंजिला इमारत धराशायी हो गई। लेकिन इससे जुड़े कई सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी बहुमंजिला इमारत धराशायी कर दी गई, जो इस वक्त मलबे में तब्दील हो चुकी है। और इस मलबे को हटाने में करीब 3 महीने का समय लगेगा। इस बिल्डिंग को बनाने में न जाने कितना समय लगा होगा। 12 साल की लड़ाई यहाँ पर लोगों ने लड़ी इस बिल्डिंग को गिरवाने के लिए या हटवाने के लिए, या जो भी इसको लेकर प्रावधान रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद आज इससे यहाँ पर धराशायी कर दिया गया, मलबे में तब्दील हो चुकी है बिल्डिंग। तमाम सवाल जो है वो लोगों के मन में है, लोग अलग अलग तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, राजेश जी हैं पश्चिम बंगाल से। राजेश जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ, हम बोल रहे हैं कि ट्विन टावर का जो टेलर दिखाया जा रहा है गिराते हुए जी, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, तो टावर दोषी नहीं है। उसके जितने करप्ट करता धरता है, मिनिस्टर है, मेयर है, इंजीनियर है, वो सब दोषी है, बिल्डर है। उन लोग को इसी तरह फांसी दिया जाए, टीवी पर दिखाया जाए। क्लियर। जब तक फांसी देने का ऑर्डर और ऐसे टीवी पर शो करने का ऑर्डर नहीं आएगा, तब तक भारत से करप्शन नहीं मिटेगा। हर पार्टी में करप्शन है। और हमारी जो है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह की बनी है कि करप्ट गुंडा लोगों को टिकट देने पर पार्टी को बेंड नहीं करती है। जबकि टीएन शेषन जो इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने फोटो पहचान पत्र बनाया, उसके बाद आधार कार्ड बन गया। सदाशिव जी चीफ जस्टिस ने नोटा लगवा दिया और सीसीटीवी कैमरा हर जगह लग रहा है। तो हर डिपार्टमेंट में लाई डिटेक्टर मशीन क्यों नहीं लगाया जाता है? और मैं चीफ जस्टिस से अपील करता हूं, हमारे जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करता हूं कि हर डिपार्टमेंट में लाई डिटेक्टर टेस्ट वादी प्रतिवादी दोनों के लिए क्यों नहीं लगाया जा सकता है। और जितने भी करप्ट पार्टी है, गुंडा को, मादी को इलेक्शन लड़वाते हैं, वो पार्टी को
पूरी बंद कर देना चाहिए, वो चाहे बीजेपी। राजेश जी, आपका गुस्सा जायज है। कहीं ना कहीं लगातार ये सभी दर्शक सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस ट्विन टावर को गिराने से क्या फायदा होगा अगर उन दोषियों को सजा नहीं मिलेगी जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनते देखा, खड़े होते देखा, बनवाया। वो लोग कहाँ हैं? उन पर गाज कब गिरेगी या उन पर किस तरीके से कार्रवाई होगी? तो ये तमाम सवाल है। धर्मी जी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में गुस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपको कॉल करने का, और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। कानून से जुड़ा यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। धर्मेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है कि ट्विन टावर बिल्डिंग गिर चुकी है, लेकिन लोगों में किस तरीके से गुस्सा है ये आप देख रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं सवाल भी जायज है कि आखिर बिल्डिंग बन चुकी थी, बिल्डिंग इस मुकाम पर पहुंच चुकी थी कि उसे धराशायी करने में इतना रुपया खर्च हुआ, इतनी मेहनत हुई। हम देख रहे हैं लगातार इसको लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई, ध्वनि प्रदूषण हुआ, ये भी पता है कि इसके धूल के गुबार से स्किन डिसीज भी हो सकती है, तमाम चीजें थी। लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई कैसे होगी जो लोग इस बिल्डिंग को बनवाने में जिम्मेदार थे? देखिए, आपने जो जिम्मेदार शब्द इस्तेमाल किया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी अधिकारी हैं उनको अपनी जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। जो भी पदासीन व्यक्ति हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही ईमानदारी से निभाना चाहिए। लेकिन इस तरह का जो आप माहौल देख रही हैं समाज में, यहाँ पे परिस्थितियाँ थोड़ी सी भिन्न हैं जो नहीं होनी चाहिए। आप अभी ट्विन टावर की बात हम लोग कर रहे हैं, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं। पूरे देश में इस तरह की स्थितियां हैं जिसमें अगर न्यूज़पेपर किसी ने पढ़ा हो तो मुंबई में सी से लगे हुए एक बहुमंजिली बिल्डिंग को बनाया गया और उस बिल्डिंग का जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स को फॉलो ना करते हुए बहुमंजिली इमारत बन गई, जिससे बाद में उसे ध्वस्त किया गया। इसी प्रकार मैंने अभी शुरुआत करते ही आदर्श सोसाइटी की बात कही थी, मुंबई की आदर्श सोसाइटी की बात कही थी। वहाँ पर भी जो अवैधानिक तरीके से निर्माण करा लिया गया था, वहाँ पर सारे एलीट क्लास के ही फ्लैट और बेंगलो वगैरह थे जिन्हें ध्वस्त किया गया माननीय न्यायालय के आदेश से। उसी तरह से उसी क्रम में ये ट्विन टावर भी है जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के साथ ही ध्वस्त करने का आदेश दिया। आपकी बात में निश्चित रूप से जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होने की जो बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिम्मेदार तो मास्टर प्लान का जो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग मैप अप्रूवल होना चाहिए वो ना होने पर वो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जो वहाँ पर सारी एनओसीज देते हैं बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, उन एनओसीज को देने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आम जनता के जो प्रश्न है वो प्रश्न कहीं ना कहीं उनके दिल की आवाज़ है जो आती है, क्योंकि ये बात सत्य भी। अभी एक दर्शक ने जो प्रश्न के जवाब में अपनी बात कही बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि जो भी निर्माण ध्वस्त किया गया वहाँ पर सीमेंट, सरिया या जो अपना श्रम लगा वो सारा कुछ राष्ट्रीय पूंजी के रूप में है और राष्ट्रीय पूंजी की क्षति होना भी स्वाभाविक नहीं है। लेकिन जो न्याय है उस न्याय की पारदर्शिता को बरकरार रखने के लिए कोई भी ऐसा कृत्य नहीं हो सकता है जो अगेंस्ट लॉ हो, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो कितना भी देखने में सही प्रतीत होता हो। लेकिन अगर वो गलत है तो माननीय न्यायालय का जो दायित्व है उस दायित्व को भारतीय संविधान की परिधि में रहते हुए माननीय न्यायालय अपने दायित्व का निर्वहन करती हैं। उसी के परिणति के रूप में माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया उस आदेश का अनुपालन हुआ। लेकिन यह सत्य है कि जो वहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति थे जिनकी सरपरस्ती में इस तरह की भवन का निर्माण हुआ, उनके ऊपर भी उतनी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जितनी सख्त कार्रवाई बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए हुई है। बिल्कुल। एक सवाल और यहाँ पर दर्शक पूछ रहे थे कि ये जो जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई इसमें काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ, हालांकि कहा गया है कि इसके मलबे से सारा खर्च निकाल लिया जाएगा, लेकिन जो आसपास के लोगों को क्षति हुई, आसपास के लोगों को हानि हुई, जो ध्वनि प्रदूषण 10 किलोमीटर के दायरे तक बताया जा रहा है कि हुआ है, और तमाम चीज़ें जो आगे इससे प्रॉब्लम होगी, उन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा, उन सब के बारे में कौन सोचेगा? क्योंकि इस तरीके की बिल्डिंग तन तो जाती हैं, उसके बाद जब उनका ध्वस्तीकरण होता है, आपने ही 2-3 बता दी कि किस तरीके से बिल्डिंग गिराई गई, उसका नुकसान आम जनता उसका खामियाजा क्यों भुगते? आपकी बात बिल्कुल जायज है और जनहित का जहां तक प्रश्न होता है, जनहित को ध्यान में रखते हुए सारी प्रोसीडिंग को कंप्लीट किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय संविधान की मंशा है वो मंशा यही है कि जनहित हो, यानी पब्लिक इंटरेस्ट पे ही सारी प्रोसीडिंग को किया जाना चाहिए।
अब यहाँ पर मैं दूसरा पक्ष रखना चाहता हूँ, बीइंग एडवोकेट। कोई भी पीड़ित व्यक्ति है, जब तक वो अपनी ग्रीवांसेस के लिए कोर्ट में प्रेयर नहीं करेगी तब तक उसके ग्रीवांसेस भी उसको कोई रिलीफ कोर्ट द्वारा नहीं मिल सकता है। या कोई भी पीड़ित व्यक्ति, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, प्रॉपर फोरम में अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर नहीं कराते हैं तो उनको रिलीफ नहीं मिलता है। ये सारे दर्शक इस बात को जानते हैं। इसलिए यदि ऐसी कोई भी क्षति जो आसपास के रहने वाले लोगों को महसूस हो रही है या आगे आने वाले समय में हो सकती है, इन सारी चीज़ों को लेकर के यदि कोई फोरम या कोई सोसाइटी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जनहित याचिका प्रस्तुत करके किसी जनहित के बारे में उपशम को न्यायालय से चाहेंगे तो निश्चित रूप से न्यायालय इस तरह की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निदान के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस देंगी। आप और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स होते हैं जिसमें ऑनरेबल कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लेती है और कॉग्निजेंस लेकर के उन्हें प्रोसीडिंग भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो अवैध कब्जे होते हैं, जिस तरीके से अवैध कब्जा किया जाता है, क्योंकि इस बिल्डिंग में भी कहीं ना कहीं अवैध कब्जा किया गया था, इस बिल्डिंग की बात ना करके और जगह की अगर हम बात करें, जो अवैध कब्जे लोग कर लेते हैं उसके बाद फिर इसकी किस तरीके से जो जिनका वो जगह होती है या जो लोग कब्जा कर लेते हैं उन पर किस तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं, उसको लेकर क्या कानून है? देखिए, बहुत ही साधारण प्रश्न है लेकिन आम लोगों से जुड़ा हुआ है जी। जब भी किसी भूमि और भवन के बारे में बात की जाती है और हम कानूनी परिधियों को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि भूमि किसकी है, भूमि की प्रकृति क्या है और भूमि पर निर्माण किसका है या कब्जा किसका है और निर्माण और कब्जे की प्रकृति क्या है। जब ये बात समझ सामने आती है तो ये देखा जाता है कि जब भी प्रॉपर्टी कोई परचेज करने जाए तो उसको उसकी चेन डीड, यानी जो चेन डीड, उसका मालिकाना हक का जो सिजरा है, उस सिजरे के बारे में बहुत ही गंभीरता से अवलोकन करना चाहिए किसी लीगल एक्सपर्ट के साथ में। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि दर्शकों की तरफ से इस बारे में भी प्रश्न आएगा कि लोगों का कहना होगा, साहब इस तरह की बिल्डिंग जब बनती है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टी बिल्डर ने परचेज की है, बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई है, उसका मैप अप्रूव कराया है, बिल्डर ने सारी एनओसीज ली हैं, तो ये इस तरह के प्रश्न लोगों के आएंगे। तो यहाँ पर मैं ये सिर्फ सलाह देना चाहता हूँ दर्शकों को कि जब भी किसी प्रॉपर्टी को परचेज करें तो उस पर किसी अपने लीगल एक्सपर्ट से एक लीगल ओपिनियन जरूर ले लें, क्योंकि यहाँ पर यह जानना जरूरी होता है कि जो लैंड है उस लैंड का मालिकाना हक किसके पास से कब का कैसे किसको ट्रांसफ़र हुआ। फिर ये देखना होता है कि एक बड़ी लैंड में छोटी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, तो उस जो बिल्डिंग जो लैंड एरिया है उस लैंड एरिया का जो मैप अप्रूव हुआ है उस मैप अप्रूवल में जो कंस्ट्रक्शन का एरिया है वो प्रॉपर है या नहीं है, उसके साथ ओपन एरिया अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स दिया गया है कि नहीं दिया गया है, यानी एफएआर जो दिया गया है वो एफएआर रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इन सारी बातों को तब वही व्यक्ति बता सकता है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी के मैटर से रिलेटेड हो और उसको लीगल नॉलेज भी हो। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करें तो इन सारे बिंदुओं को बहुत ही गंभीरता से अवलोकित करें या कराएं, जिससे आपके पास एक लीगल प्रॉपर परफेक्ट ओपिनियन होगी, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप बिल्डिंग को परचेज करते हैं तो आपको भविष्य में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, अभी कोई एक हाईवे के साइड में आपने देखा होगा बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस लोग करा लेते हैं, दुकान बना लेते हैं, छोटे छोटे मकान बना लेते हैं, लेकिन जब भी एनएच को चौड़ाकरण किया जाता है उसका और एनएच में कोई भी जनहित का कार्य किया जाता है तो उन बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया जाता है। उनको ध्वस्त करके वो मलबा उन्होंने बनाया होता है तो मलबे का उनका जो मिनिमम कंपनसेशन होता है वो उनको डिपार्टमेंट की तरफ से दे दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने वहाँ बिल्डिंग बना ली है तो उस लैंड के, उस बिल्डिंग के वो लीगल टाइटल होल्डर हो गए। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि मालिकाना हक ज़मीन से लेके भवन तक किस तरीके से सही और विधि अनुसार होता है। यह एक परफेक्ट पर्सन जो लॉ नोन पर्सन होगा
वही आपको बता सकता है। इसलिए परचेज करने वाले व्यक्ति की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेलर अगर किसी भी तरीके की कोई अनियमितता करता है या कोई फैक्ट कंसील करता है तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग परचेजर करें, प्रॉपर फोरम में करें, रेरा में कंप्लेंट करें, कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट करें, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं उन प्रोसीडिंग्स करें। रेरा में कंप्लेंट करने का क्या प्रोसीजर है, ये भी मैं चाहूंगी कि आप एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि अगर किसी को कंप्लेंट करनी हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, इसमें एक स्पेसिफिक पोर्टल रेरा का है जिसमें किसी की कोई ग्रीवांसेज हैं, उन ग्रीवांसेज को वो ऑनलाइन भी कंप्लेंट अपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। और उसमें मैंने पहले दर्शकों को बताया, फिर से बता देता हूं, यदि बिल्डर या प्रमोटर की तरफ से कोई भी अनियमितता की गई है उसकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो सकती है। पेमेंट लेने के बाद अगर टाइमली जो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफ़र नहीं किया गया है उस पर कंप्लेंट हो सकती है। अगर किसी तरह की कोई एनओसीज वगैरह बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं ली गई और इलीगल कंस्ट्रक्शन करा लिया गया है और जो परचेजर हैं उनको इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा तो वो कंप्लेंट्स हो सकती हैं। अगर बिल्डर द्वारा पेमेंट ले लिया गया है और पोजीशन नहीं दिया जा रहा है तो उस पर कंप्लेंट हो सकती है। या इस तरह के सेल परचेज के जो भी डिस्प्यूट्स हैं जो बिल्डर और प्रमोटर और परचेजर के बीच होते हैं, उन सारे डिस्प्यूट की लीगल कंप्लेंट हो सकती है। उस कंप्लेंट को करने के बाद ट्रिब्यूनल का ये लीगल राइट होता है कि वो जो बिल्डर हैं उनको डायरेक्ट कर सकें कि आप जो इलीगल एक्ट हुए हैं उसकी आप कंप्लायंस करते हो उसको लीगल करें, जो कंपनसेशन उस कंपनसेशन को पेमेंट करते हो फुलफिल करें, और जो लीगल प्रोसेस को कंप्लीट करके परचेजर को बेनिफिट देना है उन बेनिफिट को दें। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, अगर हम ऐसे ही फ्लैट से जुड़े अगर सवाल पूछें तो फ्लैट लोग ले तो लेते हैं जिनके ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट्स होते हैं। देखिए, पूरी बिल्डिंग जो है वो अगर मानक के अनुरूप बनी है या पूरे जो भी नॉर्म्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन उस अकॉर्डिंगली बनी है, कई लोग क्या करते हैं फ्लैट ले लेते हैं फिर उसमें अपना अवैध कब्जा करना शुरू कर देते हैं, आगे पेड़ पौधे लगा देते हैं। ऐसे एक त्यागी का मामला दिल्ली का आया था जिसमें यही एक विवाद हुआ था, जिसके बाद गालीबाज त्यागी बन गया वो। ऐसे में ऐसे जो मामले आते हैं इनके लिए क्या प्रोसीजर है? क्योंकि लोग क्या करते हैं फ्लैट ले लेते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे ले लिया, फिर आगे उन्होंने अपनी धीरे धीरे से उसमें जगह बनानी शुरू कर दी। ऐसे में किस तरीके से इनका क्या प्रोसीजर होता है, इनको किस तरीके से, और उस पर सजा क्या होती है? देखिए, किसी भी लैंड में किसी प्रोजेक्ट को जब बनाया जाता है बिल्डर या प्रमोटर के द्वारा तो उसका एक मैप सैंक्शन कराया जाता है। जो मैप सैंक्शन होता है वो अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान होता है। अब जो मैप सैंक्शन होगा उस मैप में सैंक्शन करते समय एफएआर क्या दिया गया है, यानी बिल्डिंग का एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कितना हो सकता है, बिल्डिंग कितने फ्लोर की बन सकती है, बिल्डिंग जो बनेगी उसमें आसपास का ओपन एरिया कितना उन्हें छोड़ना है, कितनी ग्रीनरी करनी है, वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट को वहाँ लगाना है, रूफ का क्या होगा, इन सब चीज़ों पर बिल्डर का बिल्कुल जो मैप अप्रूवल होता है उसके साथ में सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होती हैं। एफिडेविट दिया जाता है, उस एफिडेविट में बिल्डर प्रमोटर की तरफ से सारे कंटेंट्स को क्लियर किया जाता है। तो अब यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो बिल्डिंग में 3rd फ्लोर, 6th फ्लोर, 10th फ्लोर या इससे ऊपर के फ्लोर पर कोई भी रह रहा है और उसको यह लगता है कि मैं तो मेरा फ्लैट है और इस फ्लैट पे ही मेरा अपना स्वामित्व है, इसके अलावा मेरा कहीं भी कोई राइट नहीं है, तो ये उसका सोचना गलत होता है। क्योंकि जब भी कोई डीड होती है फ्लैट की तो उस डीड में, यानी ट्रांसफ़र डीड, मैं सेल डीड की बात कर रहा हूँ, जब भी कोई सेल डीड होती है तो उस सेल डीड में जो उनका फ्लैट का एरिया होता है उस फ्लैट के बिल्ट एरिया के को मेंशन किया जाता है, पूरा सुपर बिल्टअप एरिया को भी मेंशन किया जाता है, और उसके साथ ही साथ अनडिवाइडेड लैंड एरिया भी लिखा जाता है। जो प्रोपोर्शनेट लैंड एरिया है अनडिवाइडेड, वो भी फ्लैट के ऑनर का अपना राइट है। सपोज दैट अभी ट्विन टावर में जो बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया, इसमें उदाहरण के तौर पर अगर 100 फ्लैट बने हुए हैं और 100 फ्लैट में 100 लोगों ने उसको परचेज किया हुआ है, और जो लैंड एरिया है उस लैंड एरिया में मैप अप्रूवल के साथ में उस बिल्डिंग को हाई राइज बिल्डिंग बनाते हुए जो ओपन एरिया छोड़ने का प्रश्न है वो ओपन एरिया प्रॉपर छोड़ा गया है, तो बिल्डिंग के ध्वस्त होने के बाद उन लोगों का जो राइट लैंड पर आएगा, या किसी नेचुरल इस तरह की नेचुरल कोई बात हो जाए और कोई बिल्डिंग ध्वस्त हो जाए, तो फ्लैट में जो लोग रहने वाले हैं ऐसा नहीं है कि उनका राइट उस प्रमाइसेस से ख़त्म हो जाएगा। उनको अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट एरिया जो लैंड का मिलना है फ्लैट के अकॉर्डिंग वो उनको मिलेगा। यही
लोगों को नहीं मालूम होता है। और जो मिस्टर त्यागी के केस के बारे में आपने कहा, उसमें भी निश्चित रूप से यही कि उन्होंने बिल्डिंग में अपने फ्लैट को लिया हुआ और फ्लैट को लेने के बाद आगे की ओपन एरियाज में भी अपना इंक्रोचमेंट कर लिया। तो जो बिल्डिंग के लोग थे या बिल्डिंग की सोसाइटी थी, उनका अपना ऑब्जेक्शन था। निश्चित रूप से फ्लैट को लेने वाला चाहे वो ग्राउंड फ्लोर पे ले, चाहे वो अपर फ्लोर पे ले और रूफ के साथ ले, उसको बिल्डर के साथ जो ट्रांसफ़र डीड है उसमें उस चीज़ को मेंशन कराना चाहिए कि इतना एरिया बिल्डर को ट्रांसफ़र करने का राइट है, और जो बिल्डर को एरिया ट्रांसफ़र करने का राइट है वही एरिया वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने ओपन एरिया सेटबैक के रूप में छोड़ा है वो किसी को बेच देंगे बिल्डर, ये इलीगल एक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र जी, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। अभय हैं गोरखपुर से। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में, अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से ये बनाया जा रहा था उस समय अधिकारी कहाँ थे, सबसे बड़ा सवाल यही है जी। जो पैसा लगा है, लोगों ने लगाया है पैसा, बिल्डर ने लगाया, लोगों ने खरीदा है, उस समय गिरा दिया गया है, कार्रवाई हुई, अच्छी बात है, योगी सरकार ने कार्रवाई करी है। लेकिन जिस समय ये बन रहा था, 1 माले 2 माले की बिल्डिंग नहीं थी, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। उस समय जो वहाँ अधिकारी थे, क्या उनकी नाक के नीचे कैसे बन गया? अब सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी, जो समय वहाँ पे मौजूद थे, कार्यरत थे, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई करनी चाहिए ना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी के न्यूज़ पर अपनी बात रखने के लिए। गिरीश कानपुर से जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, अपनी बात रख सकते हैं। जी, अभी मैं सुन रहा था आपके न्यूज चैनल पे, तो आपके नहीं दूसरे चैनल पे एक जो अधिकारी हैं चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश शासन वगैरह के, वो लोग बोल रहे थे कि हम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा ये मांग है कि इसमें अधिकारी अकेले जिम्मेदार नहीं है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए, चाहे वो लोकपाल हो, लोकायुक्त हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या विभाग का कोई मंत्री हो, उसके ऊपर भी उतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए, केवल अकेले अधिकारी पर नहीं होनी चाहिए, सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये सारे अधिकारी दबा धमका करके अधिकारियों से काम कराते हैं, ओखली के भीतर चोर से बाहर रहते हैं, पैसे खाते हैं। इसलिए जितने भी मुख्यमंत्री से लेकर के, राज्यपाल से लेकर के, लोकायुक्त जो ही रहे, जो भी जिम्मेदार संवैधानिक पदों पर रहे, सब पे एक साथ कार्रवाई होनी चाहिए, केवल अधिकारियों पे नहीं। ये गैर नाइंसाफी नहीं होने दी जाए। मैं ये सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित करता हूँ, आपका संपादकों का करता हूँ, केवल अधिकारियों पे कार्रवाई न हो। ये लोग जो असली करप्शन की जड़ हैं, जो बैंक में रहकर करप्शन कराते हैं, और इन्हीं लोगों का पैसा लगा है सभी जगह बिल्डिंगों में, और ये 2 नंबर के जो फैक्ट्रियां काम ऑफिस चलाते हैं, ये नेताओं पर इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जैसे चाइना में होती है। इसका 6 महीने के अंदर जांच करा करके इनको मृत्युदंड दिया जाए, जो नेता इसमें इन्वॉल्व थे और जो लोग थे। खाली अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नाइंसाफी है। ठीक है गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज़ पर अपनी बात रखने के लिए। गिरीश जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उन लोगों को छोड़ा जा रहा है, उन लोगों को बख्शा जा रहा है जो वाकई इसके जिम्मेदार हैं। खैर, हम देखेंगे इस पर आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। धर्मेंद्र जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो किराएदार होते हैं, जो मकान खाली कराने के लिए जो लोग आते हैं, उनको लेकर किस तरीके के, क्योंकि कई बार होता है कि लोग लंबे समय से किराए पर रह रहे होते हैं या मकान में रह रहे होते हैं, और उसके बाद वो किराएदार जो होते हैं वो अपना उस पर मालिकाना हक समझने लग जाते हैं। फिर उसको लेकर कई बार ऐसे केसेस सामने आते हैं कि जो मकान मालिक होता है वो खुद कोर्ट के चक्कर लगा रहा होता है। ऐसे में क्या प्रावधान है, किस तरीके से इस पर कार्रवाई हो सकती है या क्या केस कर सकते हैं? देखिए, टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच का जो रिलेशन है, वो रिलेशन लीगल डॉक्यूमेंट के साथ में इस्टेब्लिश होना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 के बाद जो अमेंडमेंट अभी किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके बाद उसका जो क्रियान्वयन हुआ, वो निश्चित रूप से मकान मालिक और किराएदारों दोनों के अधिकारों और दायित्वों को वर्णित करता है। यहाँ पर मकान मालिक के क्या दायित्व हैं, इसको भी एक्ट में डिफाइन किया गया है, और किराएदार के क्या राइट और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ये भी डिफाइन किया गया है। तो मकान मालिक और किराएदार के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी टेनेंसी का जो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट प्रॉपर होना चाहिए, और उसको जो अमेंडमेंट हो गया एक्ट में, उसके अकॉर्डिंग अब रजिस्टर्ड होना भी आवश्यक हो गया है, अगर वो 11 माह से अधिक की टेनेंसी है। अब ऐसी परिस्थिति में जो टेनेंट हैं, वो टेनेंट अपने को अगर जहाँ पर रेंटेड एरिया में वो हैं उसका मालिक समझ लेते हैं, तो ये उनकी एक विधिक भूल है। कोई भी टेनेंट कभी भी किसी भी टेनेंटेड प्रेमाइसेस का ऑनर नहीं हो सकता है। ऑनर तो ऑनर ही होता है, इसके लिए बहुत सारी विधि व्यवस्था है। ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के
इस तरह के सैकड़ों लॉ हैं जिसमें जो मकान मालिक है वो मकान मालिक रहेगा और उस मकान मालिक के जो राइट है वो राइट उनके एस्टेब्लिश्ड हैं। मकान मालिक की नीड को भी अवलोकित किया था प्राइमा फेसाई, और उसके बाद टेनेंट के राइट और नीड को ऑनरेबल कोर्ट अवलोकित करती है। तो जो मकान मालिक और किराएदार के बीच का संबंध है वो किराएदारी का संबंध है। पहली बात तो ये है। अब इसमें मकान मालिक को यदि आवश्यकता महसूस होती है किराएदारी वाली प्रेमाइसेस की कि वो रिक्त कराकर उस जगह को अपने उपयोग उपभोग में लाए, तो उसके लिए उसको विधिक कार्रवाई को पूर्ण करना होता है। और रेंट कंट्रोल एक्ट के जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 12 से लेकर 21 तक के, उन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए उन्हें पिटीशन संबंधित फोरम में, चाहे वो जीएससीसी के रूप में हो, चाहे वो सिविल जज के रूप में हो, जो भी स्पेसिफिक फोरम है वहाँ पर अपनी कंप्लेंट को वो रजिस्टर्ड करा सकते हैं। और कंप्लेंट को रजिस्टर्ड वो लीगल फॉर्मेट में कराएंगे, यानी उन्हें एक सूट फाइल करना होगा और उस सूट में इजेक्टमेंट का रिलीफ उन्हें सीख करना होगा। यदि टेनेंट ने कोई अनियमितता की है, टेनेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट है किराएदारी के उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया है, टेनेंट ने रेंट प्रॉपर टाइम से नहीं पे किया है, तो इस तरह के और बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए लैंडलॉर्ड को ये राइट है कि वो टेनेंट के खिलाफ इजेक्टमेंट का सूट फाइल कर इजेक्टमेंट की प्रोसीडिंग को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जी मेरा अगला सवाल धर्मेंद्र जी आपसे ये है कि अगर साक्ष्य अपर्याप्त होते हैं तो ऐसे में मुलजिम को छोड़ा जा सकता है, और अगर साक्ष्य पर्याप्त होते हैं तो ऐसे में जांच आख्या कहाँ पर भेजी जाती है? देखिए, अगर किसी भी क्रिमिनल केस को रजिस्टर्ड करने के बाद जो एक्यूज्ड हैं, सस्पेक्टेड एक्यूज्ड हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो एक्यूज हैं उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, तो सीआरपीसी के प्रोविज़न 169 में जो प्रोविज़न दिया गया है उस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग उनको उस केस से बरी भी किया जा सकता है। यानी उनको इन्वेस्टिगेशन के ही लेवल पे उनके खिलाफ जो इंक्वायरी होनी चाहिए वो इंक्वायरी नहीं की जा सकती, उसको रोका जा सकता है। इसी प्रकार यदि किसी के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर एविडेंस मिल गया और एविडेंस चाहे 161 में स्टेटमेंट रजिस्टर्ड हुए हो, चाहे 164 में एविडेंस को रजिस्टर्ड किया गया हो, चाहे कोई भी इंक्वायरी में इस तरह के साक्ष्य को कलेक्ट किया गया हो जो ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष ट्रायल के समय प्रस्तुत किए जा सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों के साथ में जो इन्वेस्टिगेशन हुए उसके सारे पर्चे और केस डायरी, उसके बाद चार्जशीट ऑनरेबल कोर्ट में सेक्शन 170 में प्रस्तुत की जाती है, जिसके बाद कोर्ट उस चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेते हुए एक्यूज को कोर्ट के समक्ष हाजिर होकर ट्रायल को फेस करने के लिए डायरेक्शंस दिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र जी, यहाँ पर अगर हम बात करें जिस तरीके से अभी आप लोगों को गुस्सा देख रहे थे उससे जुड़ा मेरा एक सवाल है कि जैसे कि आप कह रहे थे कि अगर कोई चाहे तो केस कर सकता है या अदालत में गुहार लगा सकता है कि इस तरीके की जो हानि जो लोगों को हुई, जो लोगों को अब परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी, क्या उसको लेकर किसी तरीके की कोई पिटीशन दायर की जा सकती है या लोग कर सकते हैं ऐसा? जी निश्चित रूप से जो भवन को, बहुखंडी या बिल्डिंग को जो अभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, डेमोलिश होने के साथ में जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं उन कॉन्सिक्वेंसेज को आसपास के लोगों ने फेस किया है। बिल्कुल कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसमें सैकड़ों हजारों लोगों ने, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण का मामला हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन का मामला हो, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इस बिल्डिंग के डेमोलिश होने के साथ में फेस किया है। तो वो लोग अगर चाहें तो अपनी एक फोरम, अपनी एक सोसाइटी बना के इस पर जनहित याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं, PIL प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें वो अपने साथ जो भी एक समूह के साथ में, एक जनहित के जन के साथ में जो बहुत जनों के साथ में प्रॉब्लम्स आई हैं, उन प्रॉब्लम्स के लिए उनको कंपनसेशन क्या मिले, उनको जो प्रॉपर आगे से इस तरह की प्रोसीडिंग्स ना हो या इनसे बचा जाए, इसके लिए क्या डायरेक्शंस हो सकते हैं। या जैसा कि भी दर्शकों का प्रश्न आया कि जो ऑफिसर्स हैं या जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं इस तरह की बिल्डिंग को बनाने में, सिर्फ ट्विन टावर की बात ही नहीं है, पूरे देश में इस तरह की जो बिल्डिंग्स बन रही हैं या जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं या इलीगल इंक्रोचमेंट हो जाते हैं, उस पर क्या प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई जानी चाहिए। और दर्शकों की जो, यानी जो पब्लिक का व्यू आ रहा है, अभी जो उनके अपने ओपिनियंस आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से इस विषय पर ही हैं कि ऑनरेबल
सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट को इस पर इंटरफेरेंस करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को और स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो कराना चाहिए, जिससे कि इस तरह की अनियमितताओं से, इस तरह की हानियों से, इस तरह के जनहित में जो कार्य होने चाहिए ना होने से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। बिल्कुल, देखिए धर्मेंद्र जी, लेकिन कई बार क्या होता है कि केस लोग नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हम केस करेंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। हालांकि देखना होगा कि अब ये जो इस बिल्डिंग के फिलहाल जो गुनहगार हैं उनको क्या सज़ा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं लगातार महाविध्वंस की। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे चंद सेकेंड्स में पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई, मलबे में तब्दील हो गई। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, लगातार हमारे जो संवाददाता था वो ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए हुए थे। हालांकि अब आपको बता दें कि शाम 5 बजे के करीब जो लोग फ्लैट्स, अगल बगल के जो फ्लैट खाली करके गए थे वो वापस आ जाएंगे। हालांकि सवाल लगातार लोगों के मन में है कि ये बिल्डिंग धराशायी करने से क्या होगा, जिन्होंने ये बिल्डिंग को बनते देखा या इस बिल्डिंग को बनवाया, आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए कि